नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 4TV न्यूज का खास बुलेटिन में आपका मोहम्मद इरफान। बरेली की घटना को लेकर सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि मोहम्मद हमारे दिलों में है। मैं पहले भी कह चुका हूं और इस बार फिर कह रहा हूं कि आई लव मोहम्मद। इमरान मसूद ने कहा कि किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, यह सब राजनीति हो रही है। उपद्रव किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं, उपद्रवियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। देखिए, मुझे नहीं समझ में आता कि नमाज मस्जिदें जो हैं नमाज के लिए हैं, जुमा की नमाज के बाद जो इस तरह से इकट्ठे होकर के, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके दिल के अंदर मोहम्मद की मोहब्बत ना हो। और जो मोहम्मद की मोहब्बत नहीं रखता वो मुसलमान ही कैसे हो सकता है? उसको हमें बताने की ज़रूरत, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा और अब फिर कह रहा हूँ, आई लव मोहम्मद। मोहम्मद मेरी ज़िंदगी का मकसद है। उनके उसूलों के ऊपर चलना, उनके आदर्शों को मानना मेरी ज़िंदगी का मकसद है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं हम सड़कों पर आकर के, मुझे नहीं समझ में आता ये क्या तमाशा बनाने की कोशिश हो रही है। ये किसी सूरत में जायज़ नहीं है और इससे बचना चाहिए। और मैं उलेमा इकराम से भी मौदबाना दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग आगे आकर के इस चीज़ को रोकिए कि ये एक बिला लखनऊ के अंदर आई लव बुलडोज़र, आई लव, ये लगना, ये क्या तमाशा है? ये आप मिलकर के खेल क्यों खिलवाना चाह रहे हो? कौन लोग इनके पीछे हैं? हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये नफरत का माहौल अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म हो रहा है। इस नफरत के माहौल को दोबारा जिंदा नहीं किया जाना चाहिए। ये नफरत का माहौल देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने पूरी दुनिया में इंसानियत का पैगाम दिया, उनके नाम के ऊपर हम इस तरह की इकट्ठा होकर के किसी सूरत में जायज़ नहीं है। इसको बंद करना चाहिए, हर सूरत में बंद होना चाहिए। एक तरफ आई लव महादेव चल रहा है, दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद चल रहा है और सबसे बड़ी कार्रवाई कल देखने को मिली है। भैया, कार्रवाई तो देखिए मुसलमान के ऊपर ये सरकार करती है। मुसलमान को टारगेट करने का काम ये हमेशा करते हैं। ये कोई, मुझे इस बात को कहने में कोई ना झिझक है ना कोई शर्म है। लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम उन चीज़ों से परहेज करें जिन चीज़ों से नफरतें पैदा होती हों। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इंसानियत का पैगाम दिया। उनकी जीवनी को अगर पढ़ोगे तो तब पता चलेगा ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे। उन्होंने तो इंसानियत का पैगाम दिया, दुनिया के अंदर इंसानियत को जिंदा करने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो और उपद्रवी चिन्हित किए जाते हैं धर्म के और जाति के आधार पर। अगर उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो मेरठ के अंदर कल क्या हुआ, क्यों नहीं कार्रवाई करी आपने तो पुलिस वालों से ही माफी मंगवानी शुरू करा दी। उपद्रवी तो उपद्रवी है ना, आप उपद्रवी को जाति और धर्म के आधार पर चिन्हित करते हो। दिक्कत ये है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि दशहरा बुराई और आतंक का दहन का प्रतीक है। निश्चित रूप से विजय का प्रतीक है, सत्य के विजय का प्रतीक है। और सच ये है और हकीकत ये है कि न्याय की देवी जो है वो अंधी होती है, आंख पर पट्टी बंधी होती है, लेकिन आपने पट्टी खोल रखी है। लेह में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है सोनम। जो भी बोलेगा लोकतंत्र के अंदर, जो भी बोलेगा उसकी आवाज को दबाने का प्रयास इस लोकतंत्र के अंदर, देश के अंदर हो रहा है। जिस आदमी ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया हो, देश के लिए अवार्ड लेकर आया हो, आप उसकी आवाज को खामोश कर रहे हो। ये आपकी टोटल फेलियर नीति है जिसने देश के अंदर इस प्रकार की भावनाएं पैदा कर दी। कभी मणिपुर है, कभी लेह है। खबर यूपी के अंबेडकर नगर से है, जहां एक चिकित्सक के इलाज से 16 वर्षीय युवक का शरीर पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। बेटे की यह हालत देखकर मां का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। सेहत में सुधार न होता देख बहन और उसकी बुआ ने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर दोनों पर भड़क गया और पीड़ित का पर्चा फाड़कर हॉस्पिटल से भगा दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाते हुए लापरवाह डॉक्टर पर कार्रवाई का मुतालबा किया। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले की गंभीरता समझते हुए प्राइवेट अस्पताल संचालक और चिकित्सक को नोटिस जारी कर जांच के आदेश दे दिए हैं। सर, एक मामला आया है अनुभवहीन चिकित्सक के द्वारा इलाज करने का जी लड़के का। आपके पास शिकायत है, क्या कदम उठाया जाएगा आपकी तरफ से? देखिए, अभी मेरे पास करीब 2 घंटे पहले शिकायत आई है कि एक भरत नाम का बच्चा है 17-18 साल का। तो 14 या 15 अगस्त के आसपास मुझे कोई तकलीफ़ हुई। तकलीफ़ के बाद जो है उसने अपने पास के एक सुरेंद्र कुमार डॉक्टर हैं, अप्रशिक्षित डॉक्टर हैं गोलपुर में ही, उनसे जो है इंजेक्शन लगवाया। इंजेक्शन लगाने के बाद जो है बच्चे की हालत में सुधार नहीं हुआ, बल्कि बच्चे की हालत धीरे धीरे ख़राब होती गई और उसे पैरालिसिस हो गया। 5-6 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद लगभग, उस डॉक्टर ने जो है इन्हें, न्यूरो सर्जन है, भर्ती का न्यूरो क्लिनिक है, तो न्यूरो सर्जन साहब बैठते हैं वहाँ पे, ट्रीटमेंट के लिए भर्ती करा दिया और डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करते रहे।
अभी भी बच्चा जो है वैसी का वैसी है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। 18 सितंबर को भर्ती का न्यूरो क्लिनिक ने ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया। इन्होंने पूछा भाई क्यों आप मेरा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं? बोले जिन डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया था उनके कहने से हम अभी तक इलाज कर रहे थे, यानी इलाज का खर्चा शायद वो दे रहे होंगे, और वो उन्होंने जो है मना कर दिया, इसलिए अब इलाज मैं नहीं करूँगा। इनका पर्चा वर्चा भी फाड़ दिया। उसके बाद इन्होंने जो है 18 तारीख को जो है एक FIR की तहरीर भी दी थाने में। FIR के बाद पुलिस ने जो 3-4 दिन डॉक्टर को हवालात में बंद रखा, जैसे कि ये लोग बता रहे हैं अपने लिखित शिकायत में उन्होंने कहा है, और उसके बाद जो है पुलिस ने छोड़ दिया। FIR दर्ज है, FIR की कॉपी हमारे पास है, FIR दर्ज है, और पुलिस ने ये कहा कि हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके आगे की कार्रवाई करेंगे। ये प्रकरण मेरे सामने अभी चूँकि अभी आया है, तो हमने इसमें 2 काम करे हैं। पहला काम जो चिकित्सक है हम उसकी जाँच करवा रहे हैं। हमने चिकित्सा अधीक्षक को आदेशित करा है कि उसकी जाँच पड़ताल करके पूरा बताएं कि उनकी क्या योग्यता है, क्या योग्यता नहीं है। दूसरा, जो भर्ती का क्लिनिक है हम उनसे भी पूछ रहे हैं कि पेशेंट आपके पास कब आया था, और उसको जो ये नुकसान हुआ है वो क्या उसका साइंटिफिक कारण है, कहाँ पे उसने गलत इंजेक्शन लगाया है, किसने लगाया है, क्या डैमेज हुआ है। जब दोनों चीज़ों का मिलान हमारे पास हो जाएगा तब हम एक ओपिनियन फ्रेम करेंगे कि इस विषय में किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और हम पुलिस रिपोर्ट का परीक्षण भी करेंगे। तो अगर पुलिस रिपोर्ट में सुसंगत धारा लगी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम उसमें जो है पुलिस विभाग से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें ये धारा बढ़ा दी जाए, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर ये चीज सामने आ रहा है, वो पीड़ित सड़क पर आ गया है, उस इलाज के अभाव में सड़क पर है, तो स्वास्थ्य विभाग के आपके मुखिया हैं, तो इलाज को लेकर उस पीड़ित की तरफ क्या मेरा कहना ये है, मैंने अभी कहा कि आप तुरंत जिला चिकित्सालय में जाइए और अपना इलाज करवाइए। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर देख के बताएंगे कि उनका क्या इलाज यहाँ पे क्या किया जा सकता है और क्या उन्हें बाहर की आवश्यकता है। यदि बाहर की आवश्यकता है तो हम सरकारी एम्बुलेंस से KGMC में, राम मनोहर लोहिया में, जहाँ भी आवश्यकता होगी हम वहाँ पे भिजवाएंगे, और वहाँ पे पूरा हम निःशुल्क ट्रीटमेंट कराएंगे। हम व्यक्तिगत वहाँ के अधिकारी से बात करेंगे, पत्र भी लिख के देंगे। धन्यवाद सर। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के 4 चरण पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 सितंबर को मिशन शक्ति का 5वां चरण लॉन्च कर दिया था। इस बार का 5वां चरण बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। जिले में प्रत्येक थाने पर एक अलग मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जहां तैनात पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग 3 से 5 साल तक की जाएगी, ताकि लंबे समय तक एक ही स्थान पर पोस्टिंग से महिला पुलिसकर्मी और क्षेत्र की महिलाओं के साथ गहरा भरोसा और संवाद स्थापित हो पाए, और महिलाएं भी अपनी समस्याएं बेझिझक साझा करेंगी। पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नारायण पांडे ने कहा कि एक महिला होने के नाते मैं महिलाओं की बातों को बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ। देखिए, मिशन शक्ति के 4 बहुत ही सक्सेसफुल चरणों के बाद अब 5वां फेज लागू हुआ है। इसमें कई विशेषताएं हैं, जैसे कि मिशन शक्ति केंद्र शुरू किए गए हैं 5वें फेज में, जिसमें कि स्थायी पोस्टिंग मिलेगी। तो पहला बिंदु है स्थायित्व। 3 से 5 वर्ष तक जो भी महिलाएं मिशन शक्ति केंद्र में पोस्ट होंगी वो वहीं पर बनी रहेंगी, जिससे कि वो महिलाओं की समस्याओं को बेहतर समझ पाएंगी, लोकल एरिया की महिलाओं को जान पाएंगी, महिलाएं उनको जान पाएगी। तो एक बेटर कोऑर्डिनेशन, एक बेटर परफॉर्मेंस की हम उम्मीद कर सकते हैं। और दूसरा इसमें बिंदु है कि एक बेहतर समन्वय। मिशन शक्ति ये केवल पुलिस का प्रोग्राम ना होके इसमें प्रशासन के और अन्य हर इकाई जुड़ी हुई है, जैसे कि लेखपाल, आशा बहू, DLSA, हर तरह की सहायता महिलाओं को इस समन्वय से प्राप्त होगी। तीसरा बिंदु है इसमें प्रशिक्षण। मिशन शक्ति केंद्र में जो भी लोग तैनात होंगे उनको कंटिन्यूसली ट्रेनिंग और अपग्रेडेशन दिया जाएगा iGOT पोर्टल के माध्यम से, जिससे कि वो और भी बेटर परफॉर्मेंस अपनी दे पाएगी। चौथा बिंदु है कि उनका एक साफ उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि जब भी कोई महिला किसी समस्या को लेकर थाने पर आए, तो थाने पर आने को लेकर पूरी समस्या के समाधान तक पूरा जो भी उसका हेल्प है, जो भी उसकी मदद है, जो भी उसकी सुनवाई है, चाहे उसका कंपनसेशन है, मेडिकल है, इन सारी चीजों को मिशन शक्ति केंद्र हैंडल करेगी, प्रॉपरली उनकी काउंसलिंग करेगी। जैसे ही थाने में कदम पड़ा, मिशन शक्ति केंद्र में जाएंगी, समस्या का निवारण हो गया, उसके बाद पुनर्वास तक मिशन शक्ति केंद्र में जो लोग तैनात हैं वो लोग कराएंगे। और एक और बिंदु है संसाधन। इस बार मिशन शक्ति केंद्र में कई संसाधनों के बारे में सोचा गया है, उनको दिया जाएगा, जैसे कि उनकी खुद की उनका वाहन या स्कूटी होगी, उनका कंप्यूटर, प्रिंटर, उनके 8 रजिस्टर, इन सारी चीजों के माध्यम से एक ओवरऑल ऑल राउंड मुहिम के तौर पर मिशन शक्ति को लिया जा रहा है, जिसमें कि महिला बीट की समस्याएं हो, एंटी रोमियो हो या महिला हेल्प डेस्क हो, इन सब चीजों के ऊपर एक अम्ब्रेला के रूप में मिशन शक्ति केंद्र रहेगा और इसको हम लोग
इसी तरह से आगे चलाएंगे। जी, बात बिल्कुल सही है कि मैं एक पुलिस अधीक्षक होने के साथ-साथ एक महिला भी हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि महिलाओं की समस्याओं को मैं कुछ बेटर समझ सकती हूँ पुरुषों से। तो मेरी ये कोशिश रहेगी, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, मेहनत से अपने फैमिली में पहली बार गवर्नमेंट सर्विस में आई हूँ, तो जो मेरे अंदर का आत्मविश्वास है, वो मेरे फ़ोर्स की हर महिला के अंदर उसी तरह का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, कुछ हासिल करने की ज़िद, मेरे जनपद में जितनी भी बच्चियाँ, महिलाएँ, माताएँ, बहनें मेरे पास आएँ, वो मेरे से इसी तरह का कॉन्फिडेंस, इसी तरह की ज़िद, अपने अंदर एक आशा, होप लेकर के जाएँ। यही मेरी मुहिम रहेगी कि सब हर एक को सुना जाए, हर एक को एक बेटर सपोर्ट मिले जनपद के। कार्यक्रम महीने भर के लिए रखा गया है। आपकी तरफ से लगातार जारी रखा जाएगा। जी, बिल्कुल। ये महीने भर के लिए रखा गया है, ये एक शुरुआत है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे 3 से 5 वर्ष तक की पोस्टिंग है। ये एक स्थायी कार्यक्रम है जो निरंतर चलेगा। मिशन शक्ति 5 इस वक़्त शुरू हुआ है, लेकिन ये कभी बंद नहीं होगा। इसमें कोई अपग्रेड आएगा, लेकिन ये स्थायी रूप से चलता रहेगा। 1 लाख का इनामी बदमाश जुबैर उर्फ कालिया पुलिस मुठभेड़ में ढेर। रामपुर में हुआ इनकाउंटर। चेकिंग के दौरान पुलिस और 1 लाख की इनामी गोकश बदमाश जुबैर उर्फ कालिया के बीच हुई मुठभेड़ में जुबैर मारा गया। मुठभेड़ गंज थाना क्षेत्र के मंडी चौक पर हुई। जुबैर गोरखपुर में नीट छात्र दीपक की हत्या के मामले में भी वांछित चल रहा था। पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। जनपद रामपुर में रात में लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच में एक पुलिस चेकिंग चल रहा था और सीओ सिटी जितेंद्र और उनके टीम ने यहाँ पे चेकिंग करा था चाकू चौराहे के आसपास में, यह गंज पुलिस स्टेशन इलाका में। और वो मोटरसाइकिल आ रही थी, उसको रुकने के उन्हें इशारा किया था, वो ना रुका, तुरंत उनके ऊपर फायरिंग करने के लिए कोशिश किया, उस पर गाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश किया। उसके बाद पुलिस ने उसको रुकने का प्रयास किया। उसके बाद उन लोगों ने यहाँ से कच्ची रास्ते में आगे दौड़ने के लिए प्रयास किया। उसके बाद वहाँ से उन लोगों ने हाथ लेके फायरिंग करना, पुलिस के ऊपर फायरिंग किया था। पुलिस भी उसके जवाबी फायरिंग में अपना आत्मरक्षा के लिए जवाबी फायरिंग किया था। और कुछ समय बाद वहाँ पुलिस जाके देखा एक व्यक्ति वहाँ पे गिर पड़ा था और उसके पास एक मोटरसाइकिल था, वहाँ गिरता, और उसके बाद एक पिस्टल और एक तमंचा भी वहाँ पे गिर पड़ा था। और बाद में उस व्यक्ति का तुरंत पुलिस ने उसका बचाने के लिए हॉस्पिटल के लिए इलाज के लिए लेके गया था। हॉस्पिटल में उसका मृत्यु डॉक्टर ने घोषित किया था। और उसके बाद उसका पहचान ऐसे पता चला, उसका पहचान फोटोस आधार पर जो 1 लाख इनामी था उसका नाम था जुबैर कालिया। वो गोरखपुर में उनका वांछित था, वहाँ पे इनाम घोषित हुआ है गोरखपुर जोन का माध्यम से, जो वहाँ पे हाल में आप लोग सबका पता होगा, वहाँ पे एक छात्र का हत्या हुआ था, उस पर भी वांछित था। और उसके साथ साथ कई मुकदमा उनके ऊपर है, काउंसलर का और 307 का, इस तरह कई मुकदमा उनके ऊपर है, मोर देन 17 मुकदमा उसके ऊपर लिखा है। और पुलिस ने बाकी जो हमारा फायरिंग के बीच में हमारा सीओ सिटी का ब्लड प्रूफ जैकेट में भी कुछ गोलियां लगी है। और हमारा एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल के भी उनका भी इंजरी हुआ है, उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अभी हम हॉस्पिटल जा रहा हूँ उनके देखने के लिए, हमारे सिपाही लोग का। और बाकी विधिक कार्रवाई हम लोग पूरी हर चीज़ का जांच करेंगे, जांच के बाद आगे बाकी चीज़ वहीं पे हो जाएगी। सर, ये जो एनकाउंटर किसके नेतृत्व में हुआ है शामिल थी? क्या यूपीएसटीएफ भी शामिल थी? नहीं, पूरी हमारा जनपद रामपुर ने यहाँ पे जो चेकिंग के समय अचानक रैंडमली हुआ था। ये हमारा जनपद रामपुर का एसपी रामपुर और उनका सीओ जितेंद्र का नेतृत्व में पूरी हुई है और अचानक रैंडमली हुआ है। यहाँ पे हमारा पूरी टीम ने रैंडमली हुआ था। इसके कोई हम लोग का बाकी सभी टीम को तो पहले से इनपुट था, हम लोग उनका मूवमेंट इधर आ सकता है क्यों जुबैर यहाँ का रहने वाला था। हमारा जनपद रामपुर टीम ने भी बहुत इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस कलेक्शन करके और लगातार हर चौराहे पर रोज़ लगातार चेकिंग इधर उधर लगातार हम उसका दबेश और चेकिंग कर रहा था। उसी के बीच में आज की ये घटना हुआ है। ये रामपुर का रहने वाला था ये अभियुक्त रामपुर का रहने वाला था। कोई और बदमाश क्या हाँ, इसके साथ और कोई आदमी था, वो जंगल का जो रात का फ़ायदा उठाकर आगे भागा। पुलिस उसके कोम्बिंग ऑपरेशन कर रही है और उसके भी चेकिंग तलाश कर रहा है। चेकिंग चाकू चौराहा है गंज पुलिस स्टेशन इलाका में, और सीओ सिटी जितेंद्र और उनके टीम ने के समय एक मोटरसाइकिल बहुत संदिग्ध हाथ में बहुत तेज आ रहा था, उसको रुकने के लिए प्रयास किया उन्होंने। वो प्रयास करते समय वो ना रुका, तुरंत आपको गाड़ी के ऊपर फायरिंग करने लगा। तो पुलिस ने उसके पीछे पड़ा और पीछे पड़ते समय वो लोग आगे जाके उनका हाथ लेके उन लोग भी फायरिंग करने लगा। पुलिस टीम भी उसके जवाबी फायरिंग किया। कुछ समय के बाद बंद हुआ और उस पर मौके पर जाके गाय पड़ा
और उसको तुरंत उठा के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा था। हॉस्पिटल में उनका मृत्यु घोषित किया है। और बाकी मौके पर हमने तलाश किया, वहाँ पे एक पिस्टल मिली थी और एक मिला है और एक मोटरसाइकिल मिली है। और बाद में उस आदमी की पहचान ऐसे हुआ, ये 1 लाख इनामी है, जुबेर काली है, यह रामपुर का रहने वाला है। इनका इनाम गोरखपुर में जो घटना हुआ था हाल में, एक छात्र का गोली मार के हत्या हुआ था, वहाँ पे कौंसलेटर में वांछित था। और इन पर कई मुकदमा 16-17 मुकदमा उनके ऊपर क्रिमिनल हिस्ट्री है। उस पर गौकसी, चोरी और 307 है। इस तरह को उनके पहचान हुआ है। बाकी PMO का बाकी जिस हम लीगल कार्रवाई करेंगे, हमारा फॉरेंसिक आएगी, मौके पर सब जांच करेंगे, लीगल कार्रवाई हम कराएंगे। सर टोटल कितने पुलिसकर्मी घायल हैं और क्या भी गोली चलाई गई है? हाँ, इस पे 2 पुलिसकर्मी की घायल हुआ है और कांस्टेबल का, और हमारा CO सिटी का है, उनका BP जैकेट पे भी गोली का कुछ निशान है। वो सब जांच का बाद पता चले कितना गोली, इस फॉरेंसिक टीम जांच के बाद पता चले। कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां थाना विशुनपुरा क्षेत्र में खेत में बाजरा काट रही महिला पर पड़ोसियों ने बेरहमी से हमला कर दिया। मामूली विवाद में खून खराबे का रूप ले लिया। महिला की आंख पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। महिला का इलाज गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पीड़िता का आरोप है कि हमलावर जाते समय जान से मारने की धमकी भी दे गए हैं। इस घटना के बाद गाँव में आक्रोश है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और जाँच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों पर सुसंगत धाराएं में लगाई जाएंगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। कहाँ से आई हैं? क्या समस्या है? माधोपुर बड़ू श्री राम से। क्या दिक्कत है? क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है सर। क्या हुआ? हमारे भाई पर्दार ने दूसरे खेत के लिए हमको मारे पीटे, बहुत बुरी तरह से मारे। हम बेहोश हो गए, हमको पता नहीं था। 4 लोग मिल कर मारे हैं, लाठी से, ईंटे पत्थर से, जो मत पाए वैसे मारे पीटे, हम बेहोश हो गए थे। मेरे बच्चे 4 हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। घटना कब बजे का? सुबह 7 बजे के 18 तारीख को। अच्छा। बच्चे के तैयार करते रहे स्कूल के लिए। हाँ। अब उस समय अब थोड़ा बात के लिए और लोग पहले से मतलब अपना डिसाइड कर ले रहा लोग, आया के एक बाइक हमारे पर हमला कर देवे लोग। ठीक है। राकेश शाह, मुनी देवी, निरंजन कुमार, सुमन देवी। अच्छा, आप थाने पर गए तो मुकदमा लिखा गया? कुमारी। हाँ, गए थे थाना पर गए थे, बिशनपुरा थाना पर था। गए थे वहाँ, सर से मिले थे, बोले सबका मुकदमा कर दिया, कोई सुनवाई नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं, हमारे साथ इंसाफ। आप आँख में बहुत गहरा चोट लगा हुआ, आँख से दिखाई दे रहा है? नहीं, ये वाली आँख से तो दिखाई देता है, ये वाली आँख से दिखाई नहीं देता। अच्छा, तो गोरखपुर गए थे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर आँख दिखाने के लिए? नहीं, हम दुधाई पढ़ाना आइल नहीं है कि डॉक्टर रेफर कर मैंने गोरखपुर के। गोरखपुर जाएंगे? हाँ। तो डॉक्टर कहना है कि मेडिकल कॉलेज गोरखपुर जाएंगे तो वहाँ मेडिकल जो रिपोर्ट बनेगा उसी आधार पर, आपके आधार पर मुकदमा की जो बढ़ोतरी होगी धाराओं का, उस आधार पर बढ़ेगा। हाँ, ठीक है। राष्ट्र संघ विश्व शांति मिशन की नई नियुक्ति की घोषणा, अध्यक्ष बने वीणा यादव। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में PWD में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्र संघ विश्व शांति मिशन ने 2 महत्वपूर्ण नियुक्तियों की घोषणा की है। सर्वसम्मति से विनय कुमार यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्याम नारायण सिंह को राष्ट्रीय सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नवनियुक्त पदाधिकारी संस्था के कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। सर, हम ये कहेंगे कि राष्ट्र संघ विश्व शांति मिशन जो है ये सामाजिक कार्य के लिए है, मानवता और मानवीयता के लिए है, और हम लोग अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए इन जो मानवीय कार्य हैं और मानवता से प्रेरित कार्य हैं जिसमें समाज सेवा जुड़ा हुआ है, उसके लिए हम लोग हमेशा कार्य करते रहेंगे और आगे अनेक सोच पैदा होगी जिससे कि मानवता और सामाजिकता का उद्देश्य पूरा हो सके। आगे की तैयारी क्या रहेगी सामूहिक विवाह को लेकर? किस तरह की आप लोगों का तो इतना बड़ा संकल्प किया गया है कि 51,000 बच्चों की शादी कराना, जी, किस तरह को हम अपने इस संस्था के सारे लोगों को साथ लेकर के और आपस में विचार विमर्श करते हुए इस जो विवाहोत्सव कार्यक्रम जो रखा गया है उसमें सारे लोग मिलजुल करके एक सामूहिक रूप से इस कार्य को संपादित करेंगे। राष्ट्र संघ विश्व शांति मिशन संगठन के
उपस्थित यहाँ सभी पदाधिकारी और विश्व शांति मिशन के संस्थापक श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ इकट्ठा हुए, इसके लिए आप लोग मुबारकबाद के पात्र हैं। इसके साथ ही साथ 2 पदें जो रिक्त थीं, पहला पद राष्ट्रीय अध्यक्ष का था और दूसरा पद राष्ट्रीय सचिव का। इसके लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष श्री विनय कुमार यादव जी और राष्ट्रीय सचिव श्री श्याम नारायण सिंह जी को ये पदभार दिया गया। आज नियुक्ति पत्र दी गई। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस पद पे ये लोग निस्वार्थ भाव से और समाज की उन्नति के लिए ये कार्य करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जी, आज जो है कि हमारे नायडू साहब के एक्सपायर होने के बाद आज हमारी पूरी टीम द्वारा आज जो है कि अध्यक्ष पद की और महासचिव की नियुक्ति की गई। हम लोग आशा करते हैं कि जो एक हमारी सामाजिक सेवा, जो हमारी एसोसिएशन है, ये सामाजिक सेवा में रहती है और हर साल जो है कि कुछ लोगों की हजारों में शादियां कराती हैं। तो हमको उम्मीद है कि जिस पद को हम लोगों ने चुना है, आशा है कि इन लोगों के दिशा निर्देश पे हमारी पूरी कमेटी काम करेगी और हमको पूर्ण भरोसा है कि हमारे अध्यक्ष जी और महासचिव जी इस हमारे मिशन को आगे बढ़ाएंगे और चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेंगे और इनके हमारी पूरी कमेटी इनके दाहिना और बाएं हाथ बन करके एकजुट हो करके और इस भूमिका को निभाने में और बेटियों को और सामाजिक सेवा के लिए तत्पर रहेगी। हमको पूर्ण भरोसा और पूर्ण आशा है। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका स्वागत किया जा रहा है, क्या कुछ है? देखिए, मेरा नाम विनय कुमार यादव है। ये राष्ट्र संघ विश्व शांति मिशन जो संस्था है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है सर्वसम्मति से। और मेरा उद्देश्य है कि समाज कल्याण हेतु आगे बढ़कर कुछ काम किया जाए जिससे समाज का भला हो। क्या आगे क्या उद्देश्य रहेगा? जिस तरह आज आपको इतना बड़ा जिम्मेदारी मिला है अध्यक्ष पद का, किस तरह संगठन के लिए कार्य करेंगे? देखिए, अभी तो एक कार्यक्रम निर्धारित है लखनऊ में, सामूहिक विवाह कार्यक्रम, जिसमें 51,000 लड़कियों की शादी कराने का वो प्रस्ताव है। अभी तो उस पर हम लोग लगेंगे जोर शोर से, ताकि निर्बाध रूप से सामूहिक कार्यक्रम जो शादी का है वो अच्छा से सफल हो सके। जिस तरह बात की जाए, आपके संस्था के द्वारा हर साल कुछ न कुछ बच्चों के लिए या अन्य योजनाओं के लिए कार्य किया जाता है, तो क्या रहेगा अब आगे की, जब आपके अध्यक्ष बन गए, आपका सोच क्या है कि किस तरह अपनी संस्था को आगे ले जाना? देखिए, संस्था का जो उद्देश्य है वो समाज कल्याण का ही है। तो समाज कल्याण का कोई लिमिट तो है नहीं, ना कोई उसका कार्य क्षेत्र है। जहाँ भी जाएं, जहाँ समाज को जरूरत हो, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे और तन मन धन से कार्य करेंगे। अपने संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके लिए अब आपका क्या संदेश रहेगा, क्योंकि अब आपका अध्यक्ष पद पे आज इतना बड़ा दायित्व मिला नाडर साहब के बाद? देखिए, संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं सबसे मिलजुल करके, सबका सहयोग लेकर के संगठन को आगे बढ़ाया जाएगा। संगठन का जो दायित्व है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा। इसके पूर्व की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे? तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए 4 TV न्यूज़।